अब तक पेपर लीक और छात्रों के खिलाफ हिंसा के मामले में संसद से सड़क तक सरकार को घेरने वाले विपक्ष ने आज अपनी रणनीति को एक नया टर्न दिया, जिसके बाद आज विपक्ष ने अपना फोकस राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर शिफ्ट कर दिया। ये मामला आज कुछ ऐसे हुआ जिसने सत्ता पक्ष को थोड़ा सरप्राइज किया होगा, क्योंकि राम मंदिर चढ़ावा का मुद्दा संसद में नहीं, संसद के कैंपस से वायरल हो गया। हुआ ये कि संसद परिसर में आज विपक्ष ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन थोड़ा नेक्स्ट लेवल का था। सांसद पप्पू यादव संत के वेश में आए। उनके पास एक दान पेटी थी जिसमें विपक्ष के सांसद चंदा दे रहे थे। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी पप्पू यादव वाली दान पेटी में चंदा डाला। राहुल गांधी ने जैसे ही दान पेटी में पैसे डाले, संत बने पप्पू यादव ने उन पैसों को निकालकर अपनी जेब में रख लिया। इसके बाद कई विपक्षी सांसदों ने चोर चोर और चढ़ावा चोर के नारे लगाए और पप्पू यादव के आसपास प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी के सांसदों ने तो उनकी पिटाई का अभिनय भी किया। इसके बाद जब पप्पू यादव ने भागने का अभिनय किया तो फैजाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने उन्हें पकड़ लिया। विपक्ष का प्रदर्शन वाला ये प्रयोग काफी तेजी से वायरल हुआ है। एक बार आप वो वीडियो देखिए, फिर इस पर राजनीतिक एक्शन वाली रील भी देखेंगे। चोरों को इन्होंने लूटा है, इंसाफ देना पड़ेगा। पकड़ा किसने? साधु जी पकड़ा किसने? हमारे साथ मन में राम, कन में राम, जीवन में राम, सांस में राम, मन में शिव, तन में शिव, जीवन में शिव, चरित्र में शिव, चिंतन में शिव, विचार में शिव, ईमानदारी में शिव, शिव ही शिव, राम ही राम। बस कहना चाहते हैं राम राम जपियो रे, सब माल हरपियो रे। इस मामले को सरकार से गंभीरता पूर्वक लेने की और चर्चा चलाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन ये चर्चा नहीं कर रहे हैं। सरकार बचना चाहती है, छिपना चाहती है, ये छिप कर नहीं जाने पाएंगे। समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर और सदन तक निश्चित तौर से इस लड़ाई को लड़ेंगे। विपक्षी नेताओं ने इस अभियान के जरिए ये संदेश देने की कोशिश की थी कि राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी की गई। वो सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। यानी पेपर लीक से आगे अब सरकार की मुश्किलें चढ़ावा चोरी वाले मुद्दे से बढ़ सकती हैं। लेकिन सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष ये करके साधु संतों और हिंदू आस्था का अपमान कर रहा है। वो अयोध्या को कलंकित करना चाहते हैं। जो सनातन का, संस्कृति का, भगवान राम का संतों अपमान हुआ है, इसे गंभीरता से लें। ऐसा न हो कहीं देश में संत आंदोलित हो जाए, तो आने वाली कार्रवाई में माननीय लोकसभा अध्यक्ष इसकी चिंता करें। कहाँ का ये राम राज्य स्थापित करने की कोशिश करी है आपने? राम के साथ, भगवान राम के साथ भी धोखा किया, उनका चंदा चोरी करवाकर। तो ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो मानसिकता है वो किस तरह की है। अगर साधु का कपड़ा पहनोगे और पेटी भाग भाग के दिखाओगे कि साधु जो है पेटी चुराने वाला है, चंदा चुराने वाला है, साधु चोरी करने वाला है, तो तुम ऐसे सांसद कितने आए और कितने चले गए? तुम इस प्रकार का अमर्यादित व्यवहार संसद में नहीं कर सकते। तो उसमें क्या कल भी हुआ था, हम लोगों ने सब किया, फिर लेकिन चोरी करके वो भाग गए। जो कि राम विरोधी बताया जाता है, क्या बच्चों वाली बात करते हो? ये राम विरोधी कहाँ से इसमें आ गई बात? इन्होंने देश के सभी साधु संतों का अपमान किया है। चंदा चोरी का जिस तरीके से उन्होंने साधु संतों के साथ जोड़ा,
वो गिनने वाले थे, जो अपराधी हैं उनके खिलाफ एसआईटी की जांच हो रही है, वो जेल में हैं। और जिस तरह से पप्पू यादव साधु संत की वेशभूषा में आए और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के खड़े होकर के लोग, तो ये पूरे उस चोरी को देश के साधु और संतों के साथ जोड़ा जा रहा है। आप चंदा चोर कहाँ हैं? आप चंदा चोरों को पकड़ नहीं पा रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि कहीं नहीं गया है चोरी का चंदा, वो भाजपा के कार्यालय में जा रहा है, आरएसएस के कार्यालय में जा रहा है। हिम्मत है तो आके सदन में जवाब क्यों नहीं दे रहा है? अयोध्या को जिन्होंने अपमानित किया, जिन्होंने अयोध्या को लांछित किया, जिन्होंने अयोध्या को कलंकित किया और जिन्होंने सरयू को रक्त रंजित किया, यदि वो ये कहते हैं कि आज वो चिंतित हैं, तो पूरा देश समझ सकता है कि वो चिंतित नहीं हैं, वो तो आनंदित हैं। दान पात्र में जाने से पहले जेबों में भर ली गई। जहां गिनती होती थी पैसे की, वहां से सीसीटीवी ने कुछ ही दिनों के अंदर 70 वीडियो पकड़े और पुराने सारे वीडियो डिलीट कर दिए। ये तो एक सिंबॉलिक हम लोगों ने प्रदर्शन किया कि कैसे अयोध्या में डकैती पड़ रही है 2020 से। संसद परिसर में अलग स्टाइल वाला ये प्रदर्शन वायरल तो हुआ, लेकिन लोकसभा सचिवालय की नजर इस वीडियो पर पड़ गई और स्पीकर ओम बिरला इससे काफी नाराज हुए। उन्होंने पूरे घटनाक्रम पर क्या कहा, आप वो सुनिए। कुछ मान्य सदस्य तो वेश बदल बदल कर संसद में जिस तरीके से पहनकर आते हैं, मेरी उन मान्य सदस्यों को चेतावनी है। संसद या संसद के परिसर में मुझे कई मान्य सदस्यों ने मिलकर और लिखकर दिया है कि संसद भवन और संसद परिसर की पवित्रता बनी रहनी चाहिए, मर्यादा बनी रहनी चाहिए। लेकिन आपको जनता ने चुनकर भेजा है संसद में चर्चा संवाद के लिए। आप सदन की पवित्रता को समाप्त कर रहे हैं, उसकी गरिमा को समाप्त कर रहे हैं। सिर्फ स्पीकर ओम बिरला ही नाराज नहीं है, बल्कि कई साधु संतों को विपक्ष का ये अनोखा प्रदर्शन पसंद नहीं आया। कई धर्मगुरु तो इतने नाराज हैं कि वो पप्पू यादव की सदस्यता को खत्म करने की मांग भी कर रहे हैं। ये आक्रमण भारत की सारी साधु शक्ति पर है, क्योंकि वो साधु किसी भी एक्चुअल व्यक्ति को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ये भारत की आध्यात्मिकता पर आक्रमण है, ये भारत की श्रद्धाओं पर आक्रमण है। इसका देश भर में विरोध होगा, सब हिंदू शक्तियां मिलकर विरोध करेंगी और पूरे भारत में इतना बड़ा प्रतिकार होगा इसका, जिसकी आंच को ये लोग झेल नहीं पाएंगे। संसद संविधान के अनुसार एक पवित्र परिसर है। इस पवित्र परिसर का उपयोग अगर राष्ट्र विरोधी, सनातन विरोधी और देश के बहुसंख्यक हिंदू समाज की भावनाओं को कुचलने के लिए, उनको अपमानित लांछित करने के लिए पप्पू यादव जैसे अपराधियों के द्वारा किया जा रहा है, तो मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदया और लोकसभा अध्यक्ष दोनों से यह मांग करूंगा कि ऐसे सांसदों की संसद सदस्यता बर्खास्त होनी चाहिए। जिस प्रकार से घटना संसद परिसर में हुआ है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या किसी राजनेता नेता, क्या माननीय सांसद कभी मुल्ला मौलाना बनकर ऐसे कृत्य कभी किया था? क्या यह संतों का अपमान नहीं है? सनातन संस्कृति का अपमान नहीं है? आपको सांसद भवन में भेजने का काम अयोध्या की जनता ने किया। आप अयोध्या की जनता को अपमानित कर रहे हो, साधु संतों को अपमानित करने का काम कर रहे हो। कौन से भगवा वेशधारी ने पैसे चोरी करने का काम किया? कौन से पुजारी, कौन से संत? आप संतों को टारगेट करोगे, आप पुजारियों को टारगेट करोगे।
इधर लोकसभा में आज एक महत्वपूर्ण बिल बिना चर्चा के पास हो गया। दरअसल लोकसभा की कार्यवाही 11 बजे शुरू हुई, लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। 12 बजे दोबारा शुरू होने पर लोकसभा में जन्म मृत्यु पंजीकरण संशोधन बिल 2026 ध्वनिमत से पास हो गया, जिसके बाद सदन को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इस बीच कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया। जितेंद्र सिंह ने संसद में कहा था कि जंतर मंतर और संसद मार्च में प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग नहीं हुई थी। कांग्रेस का कहना है कि जितेंद्र सिंह ने संसद में झूठ बोला। इससे पहले कल बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना का नोटिस सौंपा था। अनुराग का आरोप है कि राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ असंसदीय और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। दरअसल बुधवार को राहुल गांधी ने पेपर लीक संशोधन बिल पर बोलते हुए गृह मंत्री अमित शाह पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। राहुल गांधी के भाषण के एक हिस्से को स्पीकर ओम बिरला ने कार्यवाही से हटा दिया था। इस सब के बीच सूत्रों से खबर यह है कि सरकार अगले हफ्ते संसद में FCRA बिल पेश कर सकती है। गृह मंत्री अमित शाह बिल पेश करेंगे और वो ही इस चर्चा का जवाब भी देंगे। वैसे आज विपक्ष ने अमित शाह के खिलाफ भी प्रदर्शन किया। विपक्ष ने एक पोस्टर बनाया था जिसमें लिखा था अमित शाह संसद से गायब क्यों। वैसे संसद में सरकार का ध्यान खींचने के लिए समय समय पर अलग अलग अनोखे प्रदर्शन होते रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा 1973 के उस प्रदर्शन की होती है जब अटल बिहारी वाजपेयी बैलगाड़ी से संसद पहुंचे थे। वो देश में पेट्रोल और मिट्टी के तेल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ विरोध जता रहे थे। उस समय देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। वर्ष 1981 में प्याज की कीमत बढ़ने के विरोध में लोकदल के सांसद रामेश्वर सिंह प्याज की माला पहनकर राज्यसभा पहुंचे थे। उस वक्त प्याज के दाम 6 रुपए प्रति किलो होने पर उन्होंने विरोध जताया था। 2016 में ऑड इवन के विरोध में बीजेपी सांसद राम प्रसाद शर्मा घोड़े पर चढ़कर संसद पहुंचे थे। शर्मा ने घोड़े पर एक तख्ती भी टांगी हुई थी जिसमें लिखा था पोल्यूशन फ्री व्हीकल। हालांकि संसद में प्रवेश से पहले उन्हें उतरना पड़ा और वो घोड़े के साथ अंदर गए। 2021 में कृषि कानूनों के विरोध में राहुल गांधी ट्रैक्टर चलाकर संसद तक पहुंचे थे, लेकिन ट्रैक्टर को संसद परिसर के अंदर जाने की अनुमति नहीं मिली थी। 2017 में दुष्यंत चौटाला किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर से संसद पहुंचे थे। पहले सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोका, लेकिन बाद में विशेष अनुमति मिलने के बाद उन्हें संसद परिसर में प्रवेश दिया गया। इसके अलावा कभी हथकड़ी पहनकर, कभी साइकिल से, कभी टमाटर और प्याज की माला पहनकर संसद परिसर में खूब प्रदर्शन हुए हैं। कुल मिलाकर संसद और उसके परिसर में प्रतीकात्मक प्रदर्शन भारतीय लोकतंत्र का पुराना हिस्सा रहा है। अलग अलग दौर में मुद्दे बदलते रहे हैं, लेकिन सरकार का ध्यान खींचने के लिए विरोध के तरीके भी समय के साथ बदलते रहे हैं। संसद के मॉनसून सत्र के 2 हफ्ते अब पूरे हो चुके हैं। पहला हफ्ता हंगामे की भेंट चढ़ गया, लेकिन दूसरे हफ्ते में एंटी पेपर लीक बिल पर दोनों सदनों में चर्चा हुई और उसे पारित भी कर दिया गया। इसी दौरान राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण संशोधन विधेयक भी पास हुआ। आज एक और बिल पारित हुआ, लेकिन कोई इन पर बहस नहीं हुई। एक तरफ विपक्ष अपने मुद्दों को लेकर सदन में अड़ा हुआ है, तो दूसरी तरफ सरकार कई विधेयक बिना विस्तृत चर्चा के पारित करा रही है। जबकि संसद का काम केवल कानून बनाना नहीं है, संसद कानूनों को कसौटी पर कसने का मंच भी है, जहां सरकार अपनी मंशा स्पष्ट करे, विपक्ष सवाल पूछे, कमियां सामने आए और जरूरी सुधार किए जा सके। हंगामे के बीच बिल पास हो जाना सरकार के लिए उपलब्धि हो सकती है, लेकिन लोकतंत्र के लिए असली उपलब्धि तब होगी जब कानून बहस, जवाबदेही और सहमति की प्रक्रिया से निकले। सवाल यह है कि बिना बहस के विधेयक पारित होना क्या लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर नहीं करता है? क्या इस पर सरकार और विपक्ष कुछ करेंगे या फिर संसदीय बहस की अहमियत भी राजनीतिक सुविधा के हिसाब से तय होगी? सत्ता में आगे बढ़ते हैं। पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन वाले उस एपिसोड के साथ जिसमें एक्शन है, इमोशन है, अपने अपने दावे हैं, सवाल हैं, आरोप हैं। 20 जुलाई को दिल्ली में हुए प्रदर्शन के दौरान कार्रवाई को लेकर सड़क से संसद और अदालत तक लड़ाई चल रही है। सवालों के बीच आज दिल्ली पुलिस के परिवार वालों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गंभीर आरोप रूप से घायल दिल्ली पुलिस के अधिकारियों और जवानों के परिवार के सदस्य शामिल थे। उन्होंने अपना पक्ष रखा। दिल्ली पुलिस के परिवार वालों ने उस दिन की कहानी भी बताई। दिल्ली पुलिस के परिवार वालों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई वीडियो भी दिखाए, जिसके जरिए ये बताने की कोशिश की गई कि प्रदर्शन में सिर्फ छात्र नहीं थे,
ये वीडियो के आधार पर यह भी बताया गया कि सोशल मीडिया की ओर से गलत नैरेटिव बनाया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य रूप से 3 दावे किए गए हैं। पहला दावा यह किया गया कि प्रदर्शन में कई असामाजिक तत्व शामिल थे। दूसरा दावा यह है कि कई शरारती तत्वों ने पुलिस पर पथराव किया। यह भी कहा गया कि दिल्ली पुलिस के खिलाफ गलत नैरेटिव चलाया गया, पुलिस वालों को ही क्रिमिनल बताया गया। घायल एसीपी की पत्नी अपनी 2 साल की मासूम बेटी के साथ मीडिया के सामने आई। एक घायल सब इंस्पेक्टर की बेटी ने भी ड्यूटी के दौरान गंभीर रूप से घायल अपने पिता की कहानी बताई। इसके अलावा एक घायल एसीपी के बेटे ने पुलिस अधिकारियों के मानवाधिकारों का मुद्दा भी उठाया। जब मैंने फोटो देखी तो उनके अपनी जगह पर बैठकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन है, लेकिन पुलिस पर भारी पथराव शुरू हुआ। 20 जुलाई की रात देर रात जब वो घर पहुंचे चोटिल हालत में, वो क्षण मेरी और मेरी बेटी 2 साल की बेटी के लिए बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही ट्रॉमेटिक था। एक यूनिफॉर्म के पीछे सिर्फ एक पुलिस कर्मी नहीं होता, उसके पीछे होती है उसकी माँ, पिता, पत्नी, बच्चे और पूरा परिवार जो देर रात तक वेट करता है कि वो सुकुशल घर लौट आए। वॉज एट द फ्रंट लाइन नियर द बैरिकेड्स, जहाँ पर बहुत सारा क्राउड था। मेरे पापा जब भी रात में घर आते थे तो वो बोलते थे कि अब ये प्रोटेस्ट स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं लग रहा है, इसमें बहुत सारे एंटी सोशल एलिमेंट्स जुड़ चुके हैं। उसके अगले दिन ही 25 तारीख को माय फादर वाज पुल्ड बाय अ क्राउडी मॉब एंड ही वाज ऑलमोस्ट लिंच्ड नियर द स्टेज ऑफ जंतर मंतर। दिस हैपेंड ऑन 25th and around 2 p.m. he was unconscious at the RML hospital for about 4 hours. रात को 10 बजे के करीब पापा के कलीग्स उन्हें घर लेके आए और उनकी यूनिफॉर्म पूरी खून से लाल थी। उन्हें ऐसे देख के हमारे लिए बहुत पेनफुल था। शाम को 7 बजे जब मैंने उनका फ़ोन मिलाया और उनसे बात हुई तो वो एक हॉस्पिटल LNJP हॉस्पिटल में एडमिट थे और अपना ट्रीटमेंट करा रहे थे। उन्होंने कहा कि जो भीड़ है वो ज़्यादा उग्र हो गई थी और भीड़ के अंदर कुछ शरारती तत्व भी शामिल हो गए थे, जिन्होंने पुलिस फोर्स पर गमलों से, जो भी उनके हाथ में चीजें आ रही थी, चप्पलों से, जूतों से और पत्थरों से उन्हें पुलिस फोर्स को घायल कर दिया था। कोई पत्थर का टुकड़ा हेलमेट टूटने के बाद उनके सर पर लगता तो शायद वो आज इस दुनिया में नहीं रहते। मेरी रूह कांप गई थी कि इसके बाद मेरा और मेरे परिवार का क्या होता। मुझे पता चला कि मेरे फादर को उनके हेड पे इंजरी आ रखी है उनके फ्रेंड के थ्रू। जब मैंने फोटो देखी तो उनके हेड को शेव कर रखा था और उनके हेड पे लाइक स्टिचेस लग रहे थे 4। उसको देख के आई वाज लाइक रियली फ्रस्ट्रेटेड एंड मैं बहुत डरा हुआ था। दिल्ली पुलिस के परिवार वालों ने वीडियो सबूत दिखाते हुए ये भी बताया कि उपद्रवियों ने ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों पर ईंट पत्थर, गमले और नुकीले टाइलों से हमला किया। इस दौरान 250 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए। ये भी बताया कि पुलिस वालों के अधिकार भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत सुरक्षित हैं। इस दौरान 2 मुख्य मांग भी की गई हैं। पहली मांग ये कि पुलिस पर हिंसक हमला करने वाले उपद्रवियों की पहचान कर उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। दूसरी ये कि वेरिफिकेशन के बाद निर्दोष छात्रों को छोड़ा जाए, लेकिन हिंसा करने वालों को बिल्कुल ना छोड़ा जाए। पुलिसकर्मियों के परिवार वालों का दर्द और बेचैनी के बाद अब आपको उन लोगों की बेचैनी भी दिखाते हैं जिनके अंदर अब भी एथेनॉल ब्लेंडेड E20 पेट्रोल को लेकर कई सारे अगर मगर घूम रहे हैं। और इसका नतीजा क्या हुआ है, इसे हमारी अगली रिपोर्ट में समझिए। रिपोर्ट्स के अनुसार इस वक्त कई लोगों के अंदर E20 वाला ऐसा डर बैठा है कि वो अब एथेनॉल मुक्त प्रीमियम पेट्रोल की ओर भाग रहे हैं, फिर चाहे इसके लिए उन्हें अपनी जेब पर बोझ बढ़ाना ही क्यों ना पड़े। इस वजह से प्रीमियम पेट्रोल की वैसे कैसे बम्पर बिक्री हो रही है, उससे जुड़े कुछ आंकड़े आ गए हैं। E20 को लेकर सरकार तमाम दावे कर रही है। कोशिश है किसी भी तरह से E20 वाले इस बेचैनी पर ब्रेक लगे, लेकिन क्या वाकई ऐसा हो रहा है? इसका जवाब है एथेनॉल मुक्त पेट्रोल के प्रति लोगों में दीवानगी। खबर आई है कि E20 पर बहस के बीच प्रीमियम पेट्रोल की बिक्री डबल हो गई है। 100 ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल की बिक्री सीधे दोगुनी होने का दावा है।
ऐसे प्रीमियम पेट्रोल की बिक्री में जुलाई महीने में बम्पर इजाफा हुआ है, क्योंकि इसी दौरान E20 को लेकर सबसे ज्यादा विमर्श वाली चिंगारियां निकली हैं। इसीलिए लोग 100 ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये एथेनॉल मिक्स नहीं होता। साथ ही लोग एथेनॉल ब्लेंडेड प्रीमियम पेट्रोल भी खरीद रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार इस प्रीमियम पेट्रोल की सबसे ज्यादा मांग दिल्ली में हो रही है। लेकिन क्या 100 ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल का इस्तेमाल सभी गाड़ियों में हो सकता है? क्या इससे गाड़ी का माइलेज बढ़ जाता है? इसका फायदा क्या है? हमने अपने न्यूज मित्रों के लिए इस पर सवाल जवाब वाली एक कुंजी तैयार की है। पहले देखिए सामान्य पेट्रोल और एथेनॉल फ्री पेट्रोल की कीमतों में कितना बड़ा अंतर है। फिर भी खबरों के अनुसार बड़ी संख्या में लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे दिल्ली में 20% एथेनॉल मिक्स सामान्य पेट्रोल की कीमत 102 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर है, जबकि E20 ब्लेंडेड लेकिन प्रीमियम ग्रेड के पेट्रोल की कीमत 111 से 112 रुपए प्रति लीटर के आसपास है। 100 ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल जिसमें एथेनॉल मिक्स नहीं होता, इस प्रीमियम पेट्रोल के दाम 160 रुपए प्रति लीटर है, जो रेगुलर पेट्रोल से लगभग 57% महंगा है। बावजूद इसके हाल के महीनों में 100 ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल की बिक्री दोगुनी से अधिक हो गई है। हम आपको ये भी बताते हैं कि इस वक्त बाजार में कौन कौन से एथेनॉल मुक्त प्रीमियम पेट्रोल मौजूद हैं। सरकारी तेल कंपनियां अलग अलग ब्रांड के नामों से 100 ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल बेचती हैं, जिनमें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का XP 100, BPCL का स्पीड 100 और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन का पावर 100 शामिल है। ये लोग E20 पेट्रोल से जो लोग E20 पेट्रोल से दूरी बना रहे हैं और प्रीमियम पेट्रोल का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम आपको उनकी बात भी आइए सुनवाते हैं। आखिर इस प्रीमियम पेट्रोल से उन्हें क्या और कितना फायदा हुआ है। पहले तो मैं ये नॉर्मली डलवाता था E20, तो मेरी जो पहले वाली गाड़ी थी उसका इंजन खराब हो गया। ये नई गाड़ी निकलवा के लाया हूँ और जब से निकलवाया हूँ 2 हफ्ते हुए हैं पावर ही डलवा रहा हूँ। पावर ही डलवा रहे हैं? हाँ। अभी मैं गाड़ी को मैकेनिक को ही दिखा के लेकर आ रहा हूँ। उसने भी ये कहा कि अगर सेफर साइड आपको चलना है गाड़ी को लेके, क्योंकि तो आप इसको E10 वाला पेट्रोल ही डलवाएं आप इसको। E10? हाँ, E10 वाला, ये मतलब जो या तो प्योर पेट्रोल डलवाइए आप, E20 अवॉइड कीजिए। अगर हम E20 डलवाते हैं एवरेज नहीं देती गाड़ी? एवरेज नहीं दे रही है? 50 का अगर एवरेज इसके मीटर पे शो होता था ना स्पीड के अंदर, और E20 डलवा रहे हैं तो 35 दिखा रहा है। एथेनॉल में इशू हो रहा है, एवरेज में भी इशू आ रहा है। किस तरह का इशू है? एवरेज का इशू है, वैसे 95 पे 12-13 की एवरेज आती है। हाँ। और नॉर्मल पेट्रोल में वही एवरेज 7-8 की 9 की। 7-8 की। हाँ, वो इशू है, और पिकअप में भी इशू आ रहा है। कस्टमर जो आ रहे हैं तो मेनली नॉर्मल पेट्रोल डलवा रहे हैं या प्रीमियम? प्रीमियम जी। प्रीमियम के ग्राहक ज़्यादा बढ़े हैं? हाँ जी, हाँ जी। कितना परसेंटेज बढ़े होंगे लगभग? 50% बढ़ गई सर। 50%? कारण क्या बताते हैं? बोलते हैं नॉर्मल में एवरेज नहीं आ रही हमारी, गाड़ी मिसिंग कर रही है। गाड़ी मिसिंग कर? हाँ जी, इसकी वजह से पावर की सेल बढ़ गई है, पावर डलाते हैं। पिछले 15-20 दिन से इसकी डिमांड में इफाजा हुआ है। लोगों ने इसकी तरफ रुझान काफ़ी चालू हुआ है, लोग इसकी डिमांड करने लगे हैं। जो नॉर्मल स्कूटर वाला, मोटरसाइकिल वाले या नॉर्मल कार वाले हैं, वो भी चाह रहे हैं कि हमें इस स्पीड को 100 को यूज़ कर हम देखें और हमें क्या फ़र्क महसूस होता है, तो वो लोग उसको ट्राई कर रहे हैं। अब 100 ऑक्टेन रेटिंग वाले प्रीमियम पेट्रोल पर सत्ता की सवाल जवाब वाली कुंजी खोलते हैं। सवाल यह है कि आखिर प्रीमियम पेट्रोल की बिक्री में अचानक इतना इजाफा क्यों हुआ? जवाब है क्योंकि 100 ऑक्टेन रेटिंग वाले पेट्रोल में एथेनॉल मिक्स नहीं होता, और इसी बीच लोगों में ये डर है कि E20 पेट्रोल से गाड़ियों को नुकसान हो रहा है। इसलिए अब बहुत सारे लोग 160 रुपए प्रति लीटर महंगा पेट्रोल भी भरवाने के लिए तैयार हैं। अगला सवाल यह है कि क्या सभी गाड़ियों में 100 ऑक्टेन रेटिंग वाला पेट्रोल भरवाया जा सकता है? इस पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि विशेष रूप से इसका इस्तेमाल सुपर कार, रेसिंग कार और सुपर बाइक्स के लिए किया जाता है। सामान्य गाड़ियों में इनका इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा फायदेमंद नहीं होता, क्योंकि पैसे भी ज़्यादा लगते हैं और माइलेज पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता। वैसे आपको ये भी जानना चाहिए कि 100 ऑक्टेन रेटिंग वाले पेट्रोल की देश में कितनी डिमांड है। जवाब है फिलहाल बहुत कम, जो देश में कुल पेट्रोल बिक्री का सिर्फ 0.1% है। कम मांग की वजह से देश के 1% से भी कम पेट्रोल पंप पर 100 ऑक्टेन वाला पेट्रोल मिलता है। आपको बता दें कि प्रीमियम पेट्रोल एक हाई क्वालिटी फ्यूल होता है, जिसकी ऑक्टेन रेटिंग सामान्य पेट्रोल की ऑक्टेन रेटिंग 91 से ज़्यादा होती है।
आप ऑक्टेन रेटिंग को पेट्रोल की ताकत नापने का एक मीटर भी कह सकते हैं, जो कुछ खास और हाई परफॉर्मेंस इंजनों के लिए एनर्जी ड्रिंक जैसा है, जो इंजन को बिना थके बेहद स्मूथ और शांत तरीके से पूरी ताकत के साथ काम करने की शक्ति देता है। आगे बढ़ते हैं और न्याय की सत्ता की बात करते हैं, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज का फैसला ट्रेंड कर रहा है। ये फैसला भले ही कल आया, लेकिन इसकी चर्चा आज देश भर में हो रही है। ये मामला कोडीन कफ सिरप से जुड़ा है, जिसके आरोपियों की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट के जज कृष्ण पहल सुनवाई कर रहे थे, लेकिन उन्होंने खुद को इस सुनवाई से अलग कर लिया। जस्टिस कृष्ण पहल ने कहा कि केस से जुड़े पक्षकारों ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की, यानी जमानत के लिए जज तक पहुंच बनाने की कोशिश हुई। दरअसल कोडीन कफ सिरप केस में आरोपियों ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है, जिस पर सुनवाई के लिए आरोपियों के वकील और राज्य सरकार की ओर से एडिशनल एडवोकेट जनरल अदालत में मौजूद थे। सुनवाई शुरू होते ही जस्टिस कृष्ण पहल ने पक्षकारों की ओर से उनसे संपर्क किए जाने की बात कही। उन्होंने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि जज से संपर्क करना स्वतंत्र न्यायपालिका के संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है। न्यायिक स्वतंत्रता को कमजोर करने की ऐसी किसी भी कोशिश की सख्त निंदा होनी चाहिए, क्योंकि न्यायिक स्वतंत्रता सिर्फ जजों का विशेषाधिकार नहीं, बल्कि देश के हर नागरिक को दी गई एक संवैधानिक गारंटी है। जस्टिस पहल ने कहा कि जो कुछ हुआ वो न्यायिक मर्यादा पर आघात है। ऐसी स्थिति स्वीकार नहीं की जा सकती। उन्होंने इसे न्यायपालिका के इतिहास का एक काला दिन बताया। केस से दूरी बनाते हुए जस्टिस पहल ने कहा कि फैसला चाहे किसी के पक्ष में आता, लेकिन इससे निष्पक्षता पर संदेह पैदा हो सकता है। ऐसे में वर्षों में कमाई न्यायपालिका की प्रतिष्ठा को संदेह के घेरे में नहीं डाला जा सकता, क्योंकि न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए, बल्कि निष्पक्ष रूप से होता हुआ दिखना भी चाहिए। ऐसी चीजों को नजरअंदाज किया गया तो जनता का न्याय व्यवस्था पर विश्वास डगमगा जाएगा। इसके साथ ही जस्टिस कृष्ण पहल ने अब सभी 80 जमानत मामलों को मुख्य न्यायाधीश को भेज दिया, ताकि इन सभी मामलों को किसी उपयुक्त पीठ को सौंपा जा सके। अब इस मामले पर 7 अगस्त को सुनवाई होगी। आपको बता दें कि कोडीन कफ सिरप मामले में पहले अभियुक्तों ने केस रद्द किए जाने के लिए याचिकाएं दाखिल की थी, लेकिन इन याचिकाओं को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। फिर अग्रिम जमानत याचिका दायर की, लेकिन हाईकोर्ट से किसी भी अभियुक्त को राहत नहीं मिली, जिसके बाद नियमित जमानत के लिए ये याचिकाएं दाखिल की गई। कोडीन कफ का ये पूरा नेटवर्क नशीली दवाओं से जुड़ा है, जिसमें देश के कई राज्यों में कफ सिरप के नाम पर करोड़ों की कमाई हो रही थी। नवंबर 2025 में अवैध कफ सिरप के इस पूरे सिंडिकेट का पता चला, जिसमें कवर तो कफ सिरप का था, लेकिन अंदर बहुत ही खतरनाक नशा बेचा जा रहा था। इसकी बिक्री ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क के तहत चल रही थी। यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल से झारखंड तक सप्लाई चेन थी। इतना ही नहीं, नेपाल और बांग्लादेश तक नशे के लिए कोडीन युक्त कफ सिरप की सप्लाई होती थी। इस पूरे मामले का मुख्य अभियुक्त शुभम जायसवाल है, जिस पर 100 करोड़ से ज्यादा की नशीली कफ सिरप खरीदने का आरोप लगा। अब तक शुभम जायसवाल की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। अदालत ने उसे भगोड़ा घोषित किया है। सोचिए, सिंडिकेट के पीछे बैठे लोग कितने रसूखदार और बेखौफ हैं, जिन पर हजारों करोड़ की नशीली दवाओं का नेटवर्क चलाने का आरोप है। आज वही लोग जमानत पाने के लिए देश की न्यायिक व्यवस्था को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब यूरोपीय देश स्पेन पर हुए घुसपैठ वाले अटैक की बात करते हैं, जिसके वीडियो आज पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रहे हैं। शायद ही आपने इससे पहले ऐसी तस्वीरें देखी हो, जब एक साथ हजारों लोगों ने किसी दूसरे देश में घुसपैठ की हो। लेकिन अफ्रीकी देश मोरक्को से एक साथ हजारों लोग यूरोपीय देश स्पेन के शहर स्यूटा में पहुंच गए। स्पेनिश सरकार ने बताया कि मोरक्को के 49,000 लोगों के स्यूटा में घुसपैठ की, जिनमें से 5,000 लोग आज सुबह एक साथ पहुंचे। इनमें से ज्यादातर लोग समंदर में तैर कर आए थे। घुसपैठ की कोशिश के दौरान 18 लोगों की मौत भी हो गई। अधिकतर की मौत दम घुटने या डूबने से हुई है। लोगों को रोकने की कोशिश में मोरक्को और स्पेन के 100 से ज्यादा लोग घायल भी हुए। इतनी बड़ी संख्या में शरणार्थियों के पहुंचने से स्यूटा शहर का हाल बिगड़ गया। वहां दुकानें और मॉल बंद कर दिए गए। लोगों को रोकने के लिए स्पेन ने सेना को सड़कों पर उतारा। सरकार ने ऐलान किया है, इन लोगों को वापस भेजा जाएगा। इस संकट के दौरान यूरोपीय संघ ने स्पेन को मदद की पेशकश की है। ये आज सुबह की तस्वीर है, जब एक साथ हजारों लोग समंदर में तैरकर मोरक्को से स्पेन के स्यूटा शहर में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। समंदर पार करने के बाद लोग पैदल ही स्पेन के इलाकों में घुस गए। कुछ लोगों ने बॉर्डर पर लगी दीवारों को फांदकर स्पेन में घुसने की कोशिश की। घुसपैठ करने वालों में कई महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। इस दौरान कई घुसपैठिए बॉर्डर पर लगे कटीले तारों को पार करने में भी नहीं हिचकिचाए।
पुलिस के साथ उनकी काफ़ी झड़प हुई, लेकिन हज़ारों की भीड़ के सामने सुरक्षा बलों की एक नहीं चली। इतने घुसपैठियों के आने के बाद स्पेन में लूटपाट और दंगों का डर बढ़ गया है। लोग अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। इसको लेकर स्पेन और मोरक्को की सरकार में बातचीत हो रही है। स्पेन यूरोप में है तो मोरक्को नॉर्थ अफ्रीका का एक देश है। फिर भी इतनी बड़ी संख्या में मोरक्को के लोग स्पेन में कैसे घुस गए, इसे भी समझ लीजिए। दरअसल स्पेन और मोरक्को के बीच एक समुद्री मार्ग जिब्राल्टर स्ट्रेट है, जो दोनों देशों को अलग करता है। लेकिन स्पेन के दो शहर स्यूटा और मेलिला हैं, जो जिब्राल्टर स्ट्रेट में हैं, और मोरक्को से इन शहरों की दूरी सिर्फ कुछ किलोमीटर की है। इसलिए लोग यहाँ तैर कर पहुँच जाते हैं। मोरक्को से लोग नौकरी और बेहतर जिंदगी की तलाश में यहाँ आते हैं। स्यूटा शहर प्रवासियों के लिए यूरोप में एंट्री पॉइंट की तरह है। लंबे वक्त से शरणार्थी पहले यहाँ पहुँचते हैं और फिर मौका मिलते ही यूरोप के दूसरे देशों में चले जाते हैं। इसको लेकर पूरे यूरोप की चिंता बढ़ी हुई है और अब एक बार फिर शरणार्थी संकट को लेकर यूरोप की नीतियों पर बहस शुरू हो गई है। Increíble la situación. घूंटे बज चुका है, यानी सत्ता में आज का वक्त खत्म हो गया है। कल शाम 7 बजे आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक सभी न्यूज़ मित्रों से मेरी गुजारिश है कि वो सत्ता की न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और फिलहाल मुझे दें इजाज़त।